चैप्टर फर्स्ट एनिमल्स इन प्रिजन का क्वेश्चन आंसर है। आप लोग इसे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यानी सही सेंटेंस के सामने टी लिखना है और जो सेंटेंस चैप्टर के हिसाब से गलत है उसके सामने एफ लिखना है। तो पहला सेंटेंस है नेहरू डिसलाइक्ड हिज लिटिल सेल। नेहरू अपने छोटे से जेल को पसंद नहीं करते थे। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि वो पसंद करते थे। नेहरू लिव्ड विथ अदर प्रिजनर्स इन हिज सेल। नेहरू अपने सेल में अदर कैदियों के साथ रहते थे। तो ये भी सेंटेंस फॉल्स होगा। नेहरू वाज अलाउड टू गो आउट एंड वॉक अप एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ द गेट। तो बिल्कुल ऐसे उन्हें अनुमति थी टहलने के लिए बाहर और अंदर जाने की। तो यह सेंटेंस ट्रू होगा, टी लिखेंगे। नेहरू वाज इम्प्रिजन्ड इन द यूरोपियन लॉकअप। फॉल्स। ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि उन्हें देहरादून के लॉकअप में कैद किया गया था। नेहरू लव्ड द साइट ऑफ द हिमालयाज। ट्रू होगा, टी लिखेंगे। सही सेंटेंस है। स्प्रिंग इन देहरादून इज लॉन्गर देन दैट इन द प्लेन्स। ट्रू। यह सेंटेंस भी ट्रू होगा। द चेंज फ्रॉम बर्ड टू लीफ इज सडन। यस, ये भी सेंटेंस ट्रू होगा, इसमें भी टी लिखेंगे। आगे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। अब कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। हाउ लॉन्ग डिड नेहरू लिव इन हिज लिटिल सेल इन देहरादून जेल। नेहरू जी अपने देहरादून के जेल में कितने समय तक रहे थे। नेहरू लिव्ड इन देहरादून जेल फॉर 14.5 months। तो वह 14 महीना और आधा महीना यानी 14.5 महीना जेल में रहे थे। वॉम डिड नेहरू ट्रीट एज हिज फ्रेंड्स। कैन यू मेक फ्रेंड्स विद देम। नेहरू जी किसके साथ मित्रता का व्यवहार करते थे और क्या आप उन्हें अपना दोस्त बनाना चाहेंगे। तो इसका आंसर होगा एवरी मार्क एंड डेंट, मॉथ ईटन राफ्टर्स, लिटिल टफ्ट्स ऑफ ग्रास एंड ऑड बिट्स ऑफ स्टोन वर नेहरूज ओल्ड फ्रेंड्स। तो प्रत्येक दाग धब्बे, घून लगे हुए तख्ते, घास के ढेर और पुराने पत्थर के छोटे टुकड़े, ये सारे जवाहरलाल नेहरू के पुराने दोस्त थे जेल में। आगे क्वेश्चन पूछता है कि कैन यू मेक फ्रेंड्स विद देम। ऑफ कोर्स आई टू कैन मेक फ्रेंड्स विद देम। जी हाँ, मैं भी उन्हें अपना दोस्त बनाना चाहूँगा। अगला क्वेश्चन है हु वर द अदर ऑक्यूपेंट्स ऑफ द लिटिल सेल। डिड नेहरू लाइक देम। जेल में और अन्य ऑक्यूपेंट्स यानी रहने वाले छोटे छोटे कौन से थे उस सेल में, ये आपको बताना है। और क्या नेहरू उन्हें पसंद करते थे। तो आंसर है वेस्प्स एंड हॉर्नेट्स वर द अदर ऑक्यूपेंट्स ऑफ द लिटिल सेल। नेहरू लाइक देयर कंपनी। जी हाँ, पीले पीले और हरे हरे कीड़े मकोड़े अदर ऑक्यूपेंट्स थे उस लिटिल सेल में और नेहरू उन्हें और उनके साथ रहना बहुत पसंद करते थे। डैश बट इन देहरादून आई हैड वन प्रिविलेज। वॉट इज़ द प्रिविलेज नेहरू इज़ रेफरिंग टू। वॉज इट नेहरूज स्पेशल प्रिविलेज। नेहरू जी को जेल में कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई थी ये आपको बताना है। और क्या ये सिर्फ नेहरू के लिए था स्पेशली, ये बताना है। तो आंसर है द प्रिविलेज वाज टू गो आउट फॉर मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक। सुविधाएं ये थे कि नेहरू जी सुबह शाम टहलने के लिए बाहर जा सकते थे। दैट वाज नॉट ए स्पेशल प्रिविलेज टू नेहरू ओनली। यह सुविधा केवल नेहरू जी के लिए ही नहीं थी। इट वाज कॉमन फॉर ऑल द ए एंड बी क्लासेस प्रिजनर्स केप्ट एट देहरादून। ये सुविधाएं अन्य कैदियों के लिए भी थी जो ए और बी सेल में रहते थे। What was European lockup meant for? How was it different from the other jail? यूरोपियन लॉकअप से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में क्या जानते हैं और यह अन्य जेल से किस तरह से भिन्न था, ये बताना है। Within the compound but outside the jail walls there was another building. This had no enclosing wall, so the prisoner inside the cell could observe the mountains and the life outside. कंपाउंड के अंदर और उसके बाहरी दीवारों के भीतर
एक दूसरा बिल्डिंग था, भवन था। दिस हैड नो इनक्लोजिंग वॉल, और इसके चारों ओर कोई दीवार नहीं थी जो उसे घेर सकता था। इसलिए दीवार के अंदर, उस जेल के अंदर जितने भी कैदी थे वो बाहरी पहाड़ों के नज़ारा और बाहरी जीवन को देख सकते थे। दिस बिल्डिंग वाज नॉन एज यूरोपियन लॉकअप, यही बिल्डिंग यूरोपियन लॉकअप के नाम से जिक्र किया गया है इस चैप्टर में। Only a prisoner who has been confined for long behind high walls can appreciate the extraordinary psychological value of these outside walks and open views. What does Nehru mean by this? Explain. A prisoner who has been confined for long behind high walls in cut from outside world, he is forced to lead a life of mental. That is why he says that only a prisoner who has been confined for long behind high walls can appreciate the value of these outside walks. यहाँ पे ये समझाया गया है इस क्वेश्चंस में कि वही व्यक्ति जो दुनिया से कट करके अलग एक कैद होके रह सकता है, वही बाहर के सांसारिक जीवन को, महत्व को समझ सकता है। जो व्यक्ति सारी ज़िंदगी दुनिया में खुला रहता है वो ज़िंदगी के महत्व को नहीं समझता है। लेकिन जब उसी व्यक्ति को कैद कर दिया जाए और कुछ महीने, कुछ साल, कुछ वर्षों तक उसे चार दीवारी के अंदर ज़िंदगी बिताने को कहा जाए, तब उसे एहसास होता है कि बाहरी स्वतंत्रता पूर्वक खुले जीवन में बिताना कितना इम्पोर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। How did the sight of the towering Himalayas move his heart? What lesson did he derive from the mountains? How did the sight of the towering Himalayas move his heart? किस तरह से ऊंचे ऊंचे हिमालय उनका हृदय परिवर्तन कर दिया और इससे उन्हें पहाड़ों से क्या सबक सीखने को मिला? The sight of the towering the Himalayas filled the heart of Nehru with joy and removed weariness of prison. वह हिमालय का उठता हुआ ऊंची चोटी और नज़ारा उनका हृदय खुशियों से भर दिया और उनके अंदर एक कैदी के रूप में जितनी भी थकान थी वो सारी मिट गई। He was ever conscious of their nearness and felt a secret of intimacy growing within. और वहाँ पे उन्हें यह रहस्य पता चला कि उनके अंदर किस तरह से जागृति और एक अंदर, उनके अंदर क्या छुपा हुआ है, वो अकेलापन में वहाँ पे है सो उभर के सामने आया और उसे अपनी अंदरूनी शक्ति का एहसास हुआ। विच साइट ऑफ डज नेहरू कॉल गे एंड चियरिंग? हाउ डज ही डिस्क्राइब इट? जेल के अंदर किस नज़ारे को नेहरू ने गे, चियरिंग यानी प्रसन्नतापूर्वक और हंसमुख कहा है और उसका वर्णन किस तरह से किया है? विंटर मेड, आंसर होगा विंटर मेड ऑल द ट्रीज cheerless but the spring air warmed them up again with the message of life. Sudden change from bud to leaf was a gay and cheering sight. Nehru was astonished at the sudden change in nature very secretly. नेहरू जी ने अनुभव किया कि विंटर आता है तो उस समय पेड़ सिकुड़ जाते हैं और वह चीयरलेस हो जाता है, लेकिन फिर जैसे ही स्प्रिंग आता है यानी वसंत ऋतु का आगमन होता है, उनकी हवाएं उन्हें फिर से वार्म अप कर देती है और जीवन का संदेश देती है। उन्होंने महसूस किया कि किस तरह से अचानक से पत्ते अपने रंग बदलते हैं और ये सब चीज़ों से उन्हें बहुत खुशी मिली और वह आश्चर्यचकित रहे प्रकृति के अंदर यह परिवर्तन देखकर और यह राज को जान करके। चलिए तो आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो मैं आंसर बताते चलूँगा। द मानसून रेन्स वर ऑलवेज वेलकम बिकॉज, तो यहाँ पे आंसर को आप कलर चेंज है वहाँ पे देख रहे हैं, वही आंसर फिलिंग किया गया है। दे इंडेड द समर हीट, यहाँ पे आंसर होगा दे इंडेड द समर हीट। सेकेंड क्वेश्चन है वन लॉन्ग्ड फॉर डिसेंट हैबिटेशन बिकॉज ऑफ, उसके बाद आंसर लिखना है, तो वहाँ पे हम लोग भरेंगे thunder, rain and piercing cold wind. Third question है the prisoner became more observant of
नेचर्स वेज बिकॉज, इसके आगे आपको भरना था, सेंटेंस पूरा करना था। तो इसका आंसर होगा ऑल द माउंटेन्स एंड हिल्स कवर्ड विथ थिक मैंटल ऑफ स्नो। क्वेश्चन नंबर 4 है नेहरू वांटेड टू एक्सटर्मिनेट वेस्प्स बिकॉज, इसके आगे आपको बताना है सेंटेंस। तो इसका राइट आंसर होगा अ वेस्प्स हैड स्टंग हिम। यह फिल इन द ब्लैंक्स था। फिर से शॉर्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ फ्रेश मैंगो लीव्स व्हेन डू दे बिकम ग्रीन। तो आंसर है, मैं समझा दूं, द कलर ऑफ फ्रेश मैंगो लीव्स आर रेडिश ब्राउन, दे चेंज्ड द कलर सून एंड बिकम ग्रीन। ओके, समझ रहे हैं आंसर इसका? आप बताने की ज़रूरत है नहीं कि फ्रेश मैंगो का जो कलर होता है वो किस तरह से रेडिश ब्राउन होता है और फिर बदल करके वो हरियाली में चेंज हो जाता है। वाट मेड नेहरू कूप्ड अप, एक बार नेहरू जी जेल में क्यों दुबक गए थे, ये बताना है। तो आंसर है रेन फॉर 5 और 6 वीक्स एट द ब्रेक ऑफ मानसून मेड नेहरू कूप्ड अप, एक बार 5 से 6 हफ्ते तक लगातार बारिश हुई थी मानसून के आगमन पर, इसलिए नेहरू जी जेल में दुबक के बैठ गए थे। वाट मेड नॉइज लाइक एन आर्टिलरी बम्बार्टमेंट, तो एक आर्टिलरी बम्बार्टमेंट का नॉइज़ किस चीज़ से उत्पन्न हुआ था, ये बताना है। तो हेल स्ट्रॉम विथ हेल स्टोन्स बिगर देन मार्बल्स कमिंग डाउन ऑन द आयरन रूफ्स मेड अ ट्रीमेंडस नॉइज लाइक आर्टिलरी बम्बार्डमेंट। जब बारिश हुई थी तो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े गिर रहे थे जो टीना और छत पे थे, इसलिए ढेर सारा वहाँ पे साउंड हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बमबारी हो रही हो। वाई डज नेहरू रिमेंबर 24 दिसंबर 1932, 24 दिसंबर 1932 को नेहरू जी क्यों याद करते हैं? हाउ डज इट थ्रो लाइट ऑन नेहरूज लव ऑफ नेचर, यह किस तरह से नेहरू का प्रकृति के प्रति स्नेह को दिखाता है? तो आंसर है नेहरू रिमेंबर्स 24 दिसंबर 1932 बिकॉज देयर वाज ए थंडर स्टॉर्म एंड रन ऑल डे, क्योंकि 24 दिसंबर 1932 को बहुत आंधी तूफान और गर्जन के साथ सारा दिन बारिश हुआ था। इट वॉज ए वेरी मिजरेबल डे फ्रॉम द बॉडीली पॉइंट ऑफ व्यू, और शारीरिक दृष्टिकोण से यह बहुत ही दयनीय दिन था उस दिन। बट ऑल हिज माइजरी डिपार्टेड when he saw mountains and hills covered with a thick mantle of snow, लेकिन उनकी ये सारी थकान दूर हो गई जब उन्होंने बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों के नज़ारे को देखा, तो उसकी सुंदरता में खो गए और उनकी ये सारी थकान मिट गई, इसलिए वह इस डेट को याद करते हैं और इससे उनके प्रकृति के प्रति स्नेह का पता चलता है। आई रियलाइज दैट वाइल आई कंप्लेंट ऑफ लोनलीनेस दैट यार्ड which seemed empty and deserted was teeming with life, which life is being referred to here। यहाँ पे नेहरू जी ने कुछ अनुभव किया है कि वो अकेला रहते थे, तो इसके अगेंस्ट में उन्होंने कंप्लेन किया और बहुत खालीपन महसूस किया, जैसे कि पूरा मरुस्थल हो। तो यहाँ पे किस तरह के जीवन का वर्णन मिलता है वो आपको संक्षेप में बताना है। तो आंसर नीचे लिखा हुआ है, समझ लीजिए। नेहरू टॉक्स अबाउट द लाइफ ऑफ क्रीपिंग और क्रॉलिंग और फ्लाइंग इंसेक्ट्स दोज लिव्ड इन द सेल। यहाँ पे इस बातों से नेहरू जी उस छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का जिक्र करते हैं जो रेंगते हैं और सरक करके चलते हैं, तो उनसे संबंधित बातों को यहाँ पे वो बताना चाहते हैं। हाउ वाज द प्रॉब्लम ऑफ फीडिंग द लॉस्ट बेबी स्क्वायरल सॉल्व्ड, व्हाट वाज इंजीनियस अबाउट इट, किस तरह से एक गिलहरी की माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाया था इस कहानी में, वो आपको बताना है, और इसमें बुद्धिमानी वाली क्या बात है वो बताना है। ए फाउंटेन पेन फिलर अटैच्ड विथ अ लिटिल कॉटन वूल मेड एन एफिशिएंट फीडिंग बॉटल। तो उसने क्या किया था, एक फाउंटेन पेन में एक कॉटन से बना हुआ ऊल डाल करके किस तरह से स्क्वायरल बेबी को मिल्क पिलाया था, फीडिंग किया था बॉटल से, उसका जिक्र यहाँ पे है और वो समझाते हैं। दे सॉल्व द प्रॉब्लम दस वेरी क्लेवरली, और इस तरह से गिलहरी ने दूध पिला करके अपनी समस्या को सॉल्व कर लिया था। टू सर्च फॉर ए स्ट्रेंज वे वॉज इंजीनियस, और इस तरह से एक नया रास्ता उसने दूध पिलाने का खोजा, यही उसके लिए बुद्धिमानी को दिखाता है।
चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। व्हाट बिहेवियर ऑफ पैरट्स डज नेहरू डिस्क्राइब हेयर? डज इट हैव एनी रिसेम्बलेंस टू ह्यूमन बिहेवियर? नेहरू जी ने तोतों के किस व्यवहार का वर्णन किया है और इंसान का इससे क्या ताल्लुकात है? नेहरू डिस्क्राइब्स अबाउट द courtship and love making behavior of the parrots and says that sometimes two male parrots fight for a lady parrot. नेहरू जी यहाँ पे कुछ तोतों के लव मेकिंग बिहेवियर का बखान किया है, मतलब कि किस तरह से तोता प्यार करता है उस बातों का जिक्र किया है, और किस तरह से एक मेल तोता फीमेल तोता के लिए दूसरे तोता से लड़ पड़ता है उसका भी जिक्र किया है। लेडी पैरोट ग्रांट्स हर फेवर टू द विनर, और जो तोता मेल तोता जीत जाता है लेडी तोता उसके बाहों में चला जाता है, मतलब उसका हो जाता है। अपेरेंटली इट वॉज नॉट एनी रिजेंबल टू ह्यूमन बिहेवियर, लेकिन ये बातें इंसानों पे लागू नहीं होती है। इंसानों और जानवरों में यही फ़र्क है कि इंसान अपने सोच और सभ्यता के कारण विकसित है, तो हर इंसान अपने अपने जगह पे अपनी सभ्यता के हिसाब से काम करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।